हम तो सोच रहे थे रातों रात माला माल हो जाएंगे, लेकिन इस कुत्ते के कारण कुछ नहीं हो पा रहा। अरे इसको इतना खिलाया पिलाया लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। सेठ के बार बार पूछने पर भी मोती कुछ नहीं कहता और आराम से बैठा रहता है। ये देखकर सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डंडा उठाकर उसे जोर जोर से मारने लगता है। इसी के चलते मोती की मौत हो जाती है। ये देखकर सेठ बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अब क्या करे। तब वो मोती को लेकर जाता है और उसी पपीते के पेड़ के नीचे मोती को दफनाकर वापस आ जाता है। एक गांव में जानकी नाम की एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। उसके साथ उनका बूढ़ा पति भी रहा करता था। दोनों ही जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन फिर भी दोनों बहुत ज्यादा दयालु थे। उनके पड़ोस में मोती नाम का एक कुत्ता रहा करता था। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे और दोनों जो खुद खाते वही उस मोती को भी खिलाया करते। ऐसे ही बेचारा वो बूढ़ा भीम गांव के लोगों के खेत में काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन दोनों बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ मोती आता है। आ गया तू, ले आजा, रोटी खा ले। हम कब से तेरी राह देख रहे थे। अरे कहाँ था तू? तुझे पता है ना, अरे खाने का समय हो गया था तो आया क्यों नहीं? लगता है बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, भूखा लग रहा है। दोनों इसी तरह उससे बहुत प्यार करने लगते हैं और उसके बिना खाना भी नहीं खाते। वहीं अब मोती को भी उनकी आदत हो जाती है और वो दिन भर चाहे कहीं भी रहे, लेकिन शाम होते ही जानकी और भीम के पास आ जाता था। वहीं अब एक दिन की बात है, भीम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। आपका बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। लेकिन हमारे पास तो अब पैसा ही नहीं है, तो दवाई कहाँ से लाओगी? मैं सेठ जी के पास जाती हूँ, उनसे कुछ मदद मिल जाए। मोती तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। सेठ, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। अभी पिछले महीने ही तो तुमने पैसे लिए थे, वो तो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं और तुम और पैसे मांगने आ गई। देखिए, हम जल्द ही आपके सभी पैसे लौटा देंगे, लेकिन अभी आप मेरी मदद कर दो। पहले जाकर वो वाले पैसे चुकाओ, तभी तुम मेरे पास दोबारा पैसे लेने आना। हाँ, पहले पुराने पैसे चुकाओ, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। और वैसे भी तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी की उम्र हो चुकी है, कब निपट जाओ कोई पता तो है नहीं। ऐसे में तो हमारे पैसे डूब जाएंगे ना। अरे बाबा, हम नहीं दे सकते। अब क्या करूं? सेठ ने तो पैसे देने से इनकार ही कर दिया। इतना सोचते हुए जानकी जा ही रही थी कि उसे रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचती है कि ये किसके होंगे। लेकिन वो इंतजार करती है कि वहाँ पर कोई आए और वो पैसे लेकर चला जाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अब जानकी इंतजार करती है कि शायद वो पैसे लेने के लिए कोई आ जाए, लेकिन उसके इंतजार के बाद भी वहाँ कोई उससे पैसे लेने नहीं आता। तो जानकी सोचती है, हो सकता है भगवान ने मेरी इन पैसों से मदद की हो, और वो दवाई लेकर अपने घर आ जाती है। तो सेठ ने तुम्हें पैसे दे ही दिए? नहीं नहीं, सेठ ने तो नहीं दिए। बस यूं समझ लो कि भगवान हमें कहीं ना कहीं से तो जरूर देख रहा है। अब आप बात मत करो और दवाई खा के आराम करो। भीम समय पर दवाइयाँ लेता है और जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। वहीं कुछ समय गुजरता है और भीम वापस से खेत में जाकर काम करने लगता है। मोती भी उसके साथ साथ रहता है। मोती, तू आराम कर, मैं काम करता हूँ। ज्यादा यहाँ वहाँ शरारत करते हुए घूमियो मत। अरे धूप बहुत तेज है, तबीयत खराब हो जाएगी। भीम इसी तरह से मोती से बात किया करता था और मोती भी उसकी सारी बातें गौर से सुना करता था। फिर अचानक से मोती भीम के पास आता है और भौंकने लगता है और उसके कपड़े को पकड़कर उसे अपने साथ चलने को कहता है। लगता है कि इसे अपने लिए कोई चीज मिल गई, तभी तो इतना खुश है। अच्छा रुक रुक, चलता हूँ तेरे साथ। अच्छा बता,
क्या हुआ तुझे? ऐसा क्या दिखाने लाया है मुझे? मोती उसे एक पपीते के पेड़ के पास ले जाता है और वहाँ जाकर जमीन खोदने लगता है और भीम उसे ऐसा करते देखते हुए हैरान रहता है। तभी जमीन से एक पोटली निकलती है। अरे ये क्या? इसे पोटली में क्या है? और पपीते के पेड़ के नीचे इसे किसने रख दिया? जैसे ही भीम उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि वो पैसों से भरी होती है। ये देखकर तो भीम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो पैसे से भरी थैली उठाता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। अरे मोती, तूने तो कमाल कर दिया। आज तो जानकी भी बहुत खुश हो जाएगी। कल तक तो तेरी जान जाने को थी, आज तू इतना खुश नजर आ रहा है। कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? सेठ जी, अब बस यही समझिए कि आपके पैसे देने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने हमें खजाना दे दिया। आपके पैसे भी उसी खजाने में से जल्दी आपको मिल जाएंगे, तो चिंता मत करना। क्या कह रहा है? लगता है पागल हो गया है। अरे छोड़िए ना, वैसे भी ये गरीबी ना अच्छे अच्छे लोगों को पागल कर देती है, तो ये चीज ही क्या है। हाँ, और वैसे भी लॉटरी लगे या खजाना मिले, हमारी बराबरी तो कभी नहीं कर पाएगा ये। अरे मोती बेटा, चल जल्दी घर चलते। क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी आ गए हो। काम इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे जानकी, आज की बात सुनोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा अच्छा, फिर तो जल्दी बताओ। क्या हमारे मोती ने ऐसा किया? हाँ, इसी ने किया है। अब एक काम करो, सबसे पहले सेठ के पैसे देकर आओ। हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ। सेठ, ये लो आपके पैसे। क्या बात है, एक तरफ तुम्हारा पति इतना खुश नजर आ रहा था और अब तुम पैसे लेकर आई हो। कोई लॉटरी लगी है क्या? आप पैसे लीजिए सेठ, अब फिर कभी हमें ताने मत देना। अरे जरा तेवर तो देखो इनके, कल तक तो इनके पास पैसे भी नहीं थे और हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, और आज देखो कैसी जुबान लड़ा रहे हैं। चाहे कुछ भी कहो सेठानी, आपके जितने घमंडी थोड़ी ना है हम। लगता है कि सच में इन लोगों के हाथ कोई खजाना लग गया है। कल तक तो इनके पास दवाई तक के पैसे नहीं थे और आज इन्होंने मेरे पैसे भी वापस कर दिए। जरूर दाल में कुछ काला है। अब हम दोनों की सारी बातें सुनेंगे। अरे चुपचाप बात सुनो, नहीं तो वो लोग सुन लेंगे। जानकी और भीम की सारी बातें सेठ चुपके से सुन लेता है और समझता है शायद ये कुत्ता चमत्कारी है। वो कुत्ते को लालच देकर अपने घर ले आता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है ताकि कुत्ता उसे भी किसी न किसी खजाने तक ले जा सके। लेकिन मोती की वफादारी तो सिर्फ जानकी और भीम के लिए ही थी। कुत्ते, पता मुझे भी किसी खजाने का पता बता दे, लेकर चल मुझे वहाँ पे भी। ये कुत्ता तो एक नंबर का कुत्ता ही निकला, ना तो कुछ बता रहा है और ना ही लेकर जा रहा है। हम तो सोच रहे थे रातों रात माला माल हो जाएंगे, लेकिन इस कुत्ते के कारण कुछ नहीं हो पा रहा। अरे इसको इतना खिलाया पिलाया लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। सेठ के बार बार पूछने पर भी मोती कुछ नहीं कहता और आराम से बैठा रहता है। ये देखकर सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डंडा उठाकर उसे जोर जोर से मारने लगता है। इसी के चलते मोती की मौत हो जाती है। ये देखकर सेठ बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अब क्या करे। तब वो मोती को लेकर जाता है और उसी पपीते के पेड़ के नीचे मोती को दफनाकर वापस आ जाता है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो कि हमने ऐसा कुछ किया है। तुम चिंता क्यों करती हो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। न जाने ये मोती कहाँ चला गया। हाँ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। खाने का टाइम हो रहा है और आज तो मैंने उसके लिए मछली बनाई है। आखिरकार उसकी वजह से हमारे पास इतने पैसे आ गए। लेकिन मोती है कहाँ? मुझे चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर खाना खा लेंगे, तब तक तो वो भी आ जाएगा। ऐसे ही अब दोनों इंतजार कर रहे होते हैं
और इंतजार करते हुए सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। और जब जानकी को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि मोती को सेठ पपीते के पेड़ के नीचे दफना चुका है, वो एकदम से घबरा कर उठती है और उठते ही कहती, सुनिए सुनिए जरा, क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमारे मोती के साथ सेठ ने कुछ गलत किया है। मुझे अभी बहुत बेकार सा सपना आया था। मुझे लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए। चलो अभी चलते हैं। ऐसे ही अब जानकी और भीम दोनों पपीते के पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ जाकर खोदना शुरू करते हैं। और मोती की लाश को देखकर दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी पपीते के पेड़ से एक पपीता टूटकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही गिरता है उसमें पपीते के काले बीज की जगह सोने के बीज निकलते हैं। अरे जानकी, ये देखो, ये क्या है? अरे ये तो सोने के बीज लग रहे हैं। अरे हाँ, ये तो सोने के बीज हैं। मोती ने जाते जाते हमारी मदद कर दी। सच ज्यादा वक्त तक छिपा नहीं रहता। खैर अभी हम चलते हैं इस पपीते के साथ। ऐसे ही अब दोनों अपने घर आ जाते हैं और भीम उन बीजों को बेचकर उनसे बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ये देखकर सेठ बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इन्होंने अपना नया घर भी ले लिया और ये बहुत जल्द अमीर भी हो गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस कुत्ते को मारने के बाद भी इसके हाथ कौन सा खजाना लग गया। अरे मैं तो कहती हूँ हमें फिर से उनकी बात सुननी चाहिए। मोती ने जाने के बाद भी हमारी मदद करनी नहीं छोड़ी। अगर वो सपने में आकर हमें नहीं बताता कि उस पपीते के पेड़ का पपीता जादुई है जिसमें सोने के दाने हैं, तो हम हमेशा गरीब रहते। सही कह रही हो, ये सब जादुई पपीते के कारण हुआ है। आज उसी के कारण अच्छी जिंदगी हम जी पा रहे हैं। सुन रही हो? अरे सुन तो मैं भी रही हूँ, लेकिन मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों ना अभी चलते हैं और अभी जाकर ना सारे जादुई पपीते तोड़ लेते हैं। सही कहती हो, चलो। देखो वो रहा पपीते का पेड़। अरे उस पर तो बहुत सारे पपीते लगे हैं, हम तो माला माल हो जाएंगे। अब क्या था, सेठ और सेठानी की आंखों में तो पैसों की चमक आ जाती है। वो खुशी से इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं। अब क्या था, सेठ और सेठानी की आंखों में तो पैसों की चमक आ जाती है। वो खुशी से इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो पपीते के पेड़ के पास जाते हैं और उसको तोड़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ तो बहुत सारे सांपों ने उनको घेर लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। ये क्या हो गया जी? हमने तो बस पपीते को हाथ ही लगाया था और ये इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? बातें मत करो, भागो यहाँ से। लेकिन हम भागे तो भागे कहाँ? ये सब तो चारों तरफ से आ रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? भीम, मेरी मदद करो, हमें निकालो यहाँ से। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और हमें पता चल गया था कि इस पेड़ पर ना जादुई पपीता आता है और इस पपीते में ना सोने के बीज होते हैं, इसीलिए हम तोड़ने आ गए थे। तभी तो तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। हमारी मदद करो, हम फिर कभी भी लालच नहीं करेंगे, वादा करते हैं। जानकी और भीम दोनों ही सांपों को शांत करते हैं। दरअसल बात ये थी कि मोती की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि भीम और जानकी के लिए मोती बहुत ज्यादा वफादार था। मरने के बाद भी मोती की आत्मा जिंदा रहती है, क्योंकि मोती की आत्मा उन दोनों की मदद कर रही थी। भीम और जानकी दोनों ही हर शाम वहाँ आकर खाना खाते जहाँ मोती दफन था। माँ, आज मेरा पास्ता खाने का मन कर रहा है, क्या मैं बाहर से खाकर आ जाऊँ? बेटा, बाहर से तो पास्ता बहुत महंगा मिलेगा। वो जितना 50 रुपए में तुझे देंगे, उतने में तो मैं घर पे बना लूंगी और सारे खा भी लेंगे।
और सभी का पेट भी भर जाएगा। लेकिन माँ बाहर दुकान का बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है और ना ही हम 50 रुपए का पास्ता खा पाएंगे। देख, घर में ही थोड़ा सा पास्ता रखा है, तू एक काम कर वही बना ले। और वैसे भी तू इतना अच्छा खाना तो बनाता ही है। ठीक है माँ, मैं बना लेता हूँ। कितनी बुरी बात है ना कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोचते हैं। और वैसे भी तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, वो इस गरीबी को समझता है और इसमें वो हमें दोषी नहीं ठहराता। हम जैसा उसे समझाते हैं ना, वो वैसा ही समझ जाता है। और परी तो भी बहुत छोटी है, वक्त के साथ साथ वो भी सब समझ जाएगी। ना जाने हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। हर साल ये सोचकर खेती करता हूँ कि इस बार तो फसल अच्छी होगी, लेकिन सभी की फसल अच्छी हो जाती है, बस हमारी ही नहीं होती। हर साल घाटा ही होता है हमेशा। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। एक तरफ टप्पू के माँ बाबा गरीबी से परेशान होते हैं तो दूसरे टप्पू को तरह तरह का खाना खाने का शौक होता है, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो हमेशा ही अपने इस शौक को मार देता। खाने के साथ साथ उसे खाना बनाना भी बहुत पसंद था। उसके घर में जो भी खाने का सामान होता, वो अक्सर ही उससे कुछ न कुछ बनाता और खाता। उसके घर वालों को भी उसका खाना बहुत पसंद आता। फिर एक दिन की बात है। अम्मा, आज ना चाप खाने का मन कर रहा है, पैसे दे दो ना। बेटा, पैसे तो नहीं है। लेकिन माँ, आज मैं चाप खा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बहुत मन कर रहा है। चल एक काम कर, तो तू ही बना ले घर में। तुझे तो पता ही है कि कैसे बनता है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, तू बना ले, मैं जब तक पूजा कर लेती हूँ। शांति पूजा करने के लिए बैठ जाती है और टप्पू लग जाता है चाप बनाने में। जैसे तैसे करके वो चाप बना ही लेता है। अब चाप की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। टप्पू खुद भी खाने से पहले अपनी चाप अपनी माँ के पास लेकर जाता है, जो मंदिर में बैठी होती है। माँ, पहले आप खाइए और चख के बताइए कैसी बनी है। अरे बेटा, एक काम कर, मुझे खिलाने से पहले भगवान को भोग चढ़ा दे। वैसे भी पहला निवाला भगवान का ही होता है। हाँ माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ, मेरी भगवान तो आप हो, तो आपको खाना चाहिए ना। अरे हाँ मेरा बेटा, लेकिन पहले भगवान को जरूरी है। नहीं माँ, मेरी भगवान आप हो, पहले आप खाओ। अब शांति कहती है कि पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो टप्पू कहता है कि शांति ही उसके लिए भगवान है। और ये सारी बहस मंदिर में हो रही होती है। अब जो चाप टप्पू अपनी माँ के लिए लाया होता है, वो भगवान की थाली में गिर जाती है और अपने आप ही भगवान को भोग लग जाता है। तभी उस चाप में एक जादुई रोशनी होती है। देखा बेटा, भगवान ने तुझे आशीर्वाद दिया है। माँ, ये रोशनी कैसी, वो भी भगवान के चरणों से? बेटा, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर तू ही खा ले। कोई तो चमत्कार होगा इसमें, तभी तो ये ऐसी रोशनी हो रही है। पर माँ, ये तो आपके लिए थी ना, मैं तो आपके लिए लेकर आया था। वो मैं खा लूंगी जो तूने बनाया है, लेकिन ये तू खा ले। शांति वो चाप जबरदस्ती टप्पू को खिला देती है, जिसे खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। लेकिन सोने के बाद उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। वो सपने में देखता है कि उसके पापा पवन मंडी से आते हैं और उनके हाथ में पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी है। फिर दूसरे सपने में वो देखता है कि उसके घर के आंगन में एक छोटा सा अमरूद का पेड़ है, जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले अमरूद लगे हैं। ये सब सपने देखने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। माँ, मैंने बहुत अजीब सपना देखा। बेटा, सपने तो अजीब होते हैं, किसको सपने अजीब नहीं आते, सभी को आते हैं। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताओ, बस इस बार खेती तो सही हुई थी, लेकिन फसल के सही दाम नहीं मिले। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? जो मैंने सपने में देखा वो सच कैसे हो सकता है? हाँ, सपने में मैंने देखा था आंगन के पेड़ में अमरूद लगे हैं, जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने सपने में देखा था, ये सच कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, खाकर देखता हूँ, कहीं मेरा कोई वहम तो नहीं। टप्पू पेड़ से एक अमरूद खाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जैसा कि उसने सपने में देखे थे। उसे यकीन नहीं होता कि सब कुछ सच कैसे हो रहा है। फिर उसे बात याद आती है कि कैसे वो चाप खाकर सो गया था। ये वाकई में भगवान का आशीर्वाद था। वो कोई ऐसी वैसी चाप नहीं थी, बल्कि वो तो थी जादुई चाप। मुझे माँ और पापा को बताना चाहिए। नहीं, अगर बताया तो वो लोग कहेंगे कि जैसा हम सोचते हैं वही सपना देखते हैं।
ये सोचकर टप्पू अपने माँ बाबा को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। वो रात का खाना खाकर सो जाते हैं। उसे फिर से सपना आता है कि खेत में गन्ने की फसल बड़ी अच्छी हुई है और इस बार उनकी फसल ने सोना उगला था। ये सपना देखकर वो उठ बैठता है और अपने बाबा के पास जाता है। बाबा, इस बार आप कौन सी फसल उगाओगे? बेटा, सभी गेहूं उगा रहे हैं तो हमें भी गेहूं उगाना चाहिए। बाबा, क्या आप गन्ने की खेती कर सकते हो? लेकिन बेटा, गन्ने की खेती क्यों? हमारे खेत में तो ठीक से चावल और गेहूं भी नहीं हो पाते और तुम बात कर रहे हो गन्ने की। बाबा, आप कीजिए ना, आप मेरी बात मान के देखिए। मैं कुछ कह रहा हूँ ना तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँगा। देखिए ना करके। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं गन्ने की फसल की तैयारी करता हूँ। सभी लोग अपने खेत में गेहूं की फसल उगाते हैं, लेकिन पवन अपने खेत में गन्ने की फसल उगाता है। कुछ लोग उसे पागल भी कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि यहाँ कभी किसी के खेत में गन्ने की फसल अच्छी नहीं हुई। लेकिन कुछ महीने के बाद सभी की गेहूं की फसल उगती है और पवन के खेत में गन्ने की, जो बड़ी शानदार होती है। टप्पू बेटा, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। इस बार हमारी फसल ने सोना उगला है, सोना। मजा ही आ गया। क्या पापा, सच में? अब आप लोग ना वही कीजिएगा जो मैं बताऊंगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे खेतों में इतने रसीले गन्ने, जिसको कि कोई भी देखकर बस एक बार खाए तो खाते ही रह जाए। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। तुमने सही कहा था, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इस बार की फसल से तो बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ऐसा ही होता है। पवन के खेत के गन्ने के दाम भी काफी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं और काफी ऊंचे दामों में बिकते हैं। ऐसा गन्ना पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस बात से हर कोई किसान हैरान रह जाता है। पवन भाई, इस बार आखिर ऐसे तूने क्या कर दिया जो तेरी गन्ने की खेती इतनी अच्छी हुई है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे हाँ भैया, सही कह रही है। जरा हमको भी बताओ, अरे कौन से खाद का इस्तेमाल करते हो? और जरा हम भी करके देखेंगे ताकि हमारी भी फसल अच्छी हो जाए। भाई बस क्या बताऊं, मेरे बेटे टप्पू ने एक दिन सुबह सुबह मुझसे कहा था कि इस बार आप गेहूं नहीं गन्ना उगाना, तो मैंने वही किया। अब मुझे भी यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन बेटे के कहने पर मैंने ऐसा किया और देखो, फल तुम्हारे सामने है। भाई, तेरे बेटे के पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है? ये तो पता नहीं भाई, लेकिन वो जो भी कहता है ना, वो सच साबित होता है। उसने कहा कि खेतों में पानी मत देना, क्योंकि आज बारिश होगी। तो बारिश हुई और ट्यूबवेल से पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी और खेत में सिर्फ उसकी जरूरत के हिसाब से ही पानी दिया गया। अगर मैं ट्यूबवेल से भी पानी देता और बारिश का भी पानी हो जाता तो शायद फसल गल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि फसल को उस दिन उगाना और उस दिन खरपतवार निकालना। मैंने बस वैसा वैसा ही किया जैसा जैसा उसने कहा। अरे भैया, लगता है वाकई तुम्हारे बेटे के पास कोनो शक्ति है। अब देखो तो, अब तभी तो वो पहले ही बता देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो तो पता नहीं भाई। चलो अब मैं चलता हूँ, आज काफी अच्छी कमाई हुई है। घर वालों के लिए कुछ अच्छा सामान लेकर जाना है। पवन अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता है। बाजार से वो अपने बेटे टप्पू के लिए ढेर सारे खाने की चीजें लेकर जाता है। घर वाले खुश होते हैं और ऐसे ही पवन के आर्थिक हालात भी ठीक होने लगते हैं। हर दिन सपने में कुछ न कुछ देखता और जो देखता वो सच होता। अब उसे जादुई चाक की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उसके घर के हालात भी ठीक हो चुकी थी। लेकिन अब पवन, जिसके पास पैसा आ चुका होता है, वो अब जुआ खेलना शुरू कर देता है। एक दिन पवन जुए में बहुत सारे पैसे हार जाता है और शराब पीकर घर आता है और अपने बेटे के पास जाता है। टप्पू बेटा, तू मुझे बता कि कल जुए में मुझे कौन सी बाजी लगानी चाहिए। मैंने आज जुए में बहुत सारे पैसे गवा दिए हैं। बाबा, जुआ खेलना गलत बात होती है। एक समय हमारे पास 1 रुपये नहीं थे, खाने तक को तरसते थे, और आज जब पैसे आए तो अब पैसे जुए में हार गए। बाबा, पैसों को बर्बाद करना सही नहीं होता है। तू अपने बाप को सिखाएगा? अरे वो गलत ही क्या कह रहा है, सही तो कह रहा है। इतनी मुश्किल से तो घर के हालात ठीक हुए हैं, अब तुम जुए में ये सब गवा दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझसे जवान लड़ाएगा? तुम दोनों माँ बेटे की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। वो दोनों को मारना शुरू करता है। वहीं पड़ोस में खड़े हुए 2 किसान ये सब कुछ देख रहे होते हैं। देखो, ऐसे कामयाबी सर चढ़ के बोलती है। जब इनके पास कुछ नहीं था तो कम से कम घर में शांति तो थी।
अरे सही कह रहे हो भैया, थोड़े से पैसे क्या आगे, ये तो नशे और जुए में डूब गया। अरे अपने बेटे के ऊपर, पत्नी के ऊपर ये हाथ भी उठाता है। इससे तो ये अच्छा होता कि उनके पास पैसा कभी आता ही नहीं। अगली सुबह टप्पू सपना देखता है कि खेत में पानी वक्त पर ना देने के कारण अब फसल जो है वो सूख चुकी है और खराब भी हो गई है। टप्पू सुबह उठता है। मैं चाहूँ तो बाबा को जाकर बता दूं कि फसल सूखने वाली है, लेकिन अगर मैंने बाबा को बता दिया तो बाबा को अकल नहीं आएगी, वो सबक नहीं सीखेंगे और वो नशे और जुए में सब कुछ गवा बैठेंगे। नहीं नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं कहूँगा। टप्पू अपने बाबा को नहीं बताता कि पानी ना देने की वजह से फसल सूख जाएगी। वही पवन सिर्फ यही सोचता है कि अगर कुछ होगा तो उसका बेटा उसे बता देगा। वो नशे और जुए में सारा ध्यान लगाता है और जिसका नतीजा ये निकलता है कि सारी फसल खराब हो जाती है। सभी के खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी और सिर्फ पवन के खेत में नहीं। मैं बर्बाद हो गया, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या हुआ जी, क्यों दुखी हो आप? मैंने इस बार ना तो फसल पर ध्यान दिया और ना ही घर पर। सभी के खेतों में इतनी बढ़िया फसल उगी है, सभी के खेतों में इतनी बढ़िया फसल उगकर तैयार हो गई है। सिर्फ मेरा ही खेत ऐसा है कि सारी की सारी फसल सूखकर काटा हो गई। इस बार तो कुछ भी कमाई नहीं हुआ, मैं खाऊंगा कहाँ से? आपको शराब पीने और जुआ खेलने से फुर्सत हो, तभी तो आप फसल पर ध्यान दे पाओगे ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा, क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है? हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना। पैसे की चमक में मैं इतना अंधा हो गया था कि फसल पर ध्यान ही नहीं दे पाया, और तो और मैंने तुम पर भी हाथ उठाया। अब मैं अपना सब कुछ गवा चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो बाबा, क्या आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो? मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ भी करूंगा टप्पू, कुछ भी। तो एक काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके खेतों में ना सब्जियां उगा दो। सब्जियों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मौसम भी सही रहेगा, जिससे सब्जियां खराब भी नहीं होगी। पवन अपने बेटे के कहने के अनुसार खेत में सब्जियां उगाता है और पूरा दिन खेत में काम करता है। उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है और वो पश्चाताप करता है। वहीं ज्यादा ध्यान देने की वजह से खेती में अच्छी पैदावार होती है और एक बार फिर से वो बहुत सारी सब्जियां बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। और फिर ना तो वो कभी शराब को हाथ लगाता है और ना ही जुआ खेलता है और अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, फिर से हमारी जिंदगी में सब सही हो गया, लेकिन अब ये बता कि तुझे हर चीज पहले से कैसे पता चल जाती है? हाँ बेटा, ये बात तो मुझे भी जाननी है। माँ, आपको याद है उस दिन मैंने चाप बनाई थी? वो चाप में एक रोशनी आई थी भगवान के चरणों से, और वो चाप आपने मुझे खिला दी थी। आपको पता है वो चाप जादुई बन चुकी थी जो मैंने खाया। इसके कारण मुझे शक्तियां मिल गई, और उस दिन के बाद से जो होने वाला होता है वो मैं अपने सपने में पहले ही देख चुका होता हूँ कि कब फसल अच्छी होगी, कब क्या होगा, कब कैसे होगा, और उसी से हमारी हालत ठीक हुई है। ये सब भगवान की कृपा है माँ। क्या? वो चाप? मैं जानती थी कि उसमें कुछ तो है, तभी तो जैसे ही भगवान का भोग लगा उसमें से चमत्कारी रोशनी हुई। मैं भगवान को जितना धन्यवाद करूंगा उतना ही कम है। अब मैं गरीबों की सेवा किया करूंगा निस्वार्थ भाव से। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं लोगों की सेवा किया करूंगा हमेशा। हाँ बाबा, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना तो मैं लोगों की सेवा करने में पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। टप्पू की जादुई चाप से ये सपने का सिलसिला यूं ही बरकरार रहता है और वो लोगों की खूब सेवा करते हैं और अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताते हैं। कुंदन हलवाई के लड्डू बहुत ही फेमस थे। गांव से लेकर शहर तक हर कोई कुंदन हलवाई के लड्डू खाने का बहुत शौकीन था। आज कुंदन हलवाई अपनी नई दुकान का शुभारंभ करने वाले थे और अगले ही दिन कुंदन हलवाई को एक शादी के लड्डू बनाने का काफी बड़ा ऑर्डर भी मिल जाता है। कुंदन देर रात तक अपनी दुकान में लड्डू बना रहा था और उस दौरान वो खुद से बोलता है, बस थोड़ी देर और फिर ये लड्डू का ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। तो शुक्र है भगवान का कि मैं लड्डू बनाने का मास्टर हूँ। अरे सारा काम समय पर पूरा कर देता हूँ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। ऐसे ही सारे लड्डू बनाने के बाद कुंदन दुकान का शटर बंद करके घर चला जाता है। अगली सुबह कुंदन के आने से पहले ही ग्राहक लड्डू लेने के लिए खड़ा होता है और वो कुंदन को पैसे देता है और बोलता है,
अरे जल्दी दुकान खोलो और मेरे ऑर्डर किए हुए लड्डू मुझे दे दो। अरे घर पे मेहमान इंतजार कर रहे हैं मिठाई का। अजी बस 1 मिनट रुकिए, अभी दे देता हूँ, सब तैयार है। कुंदन दुकान का शटर खोलता है और सामने का नजारा देखकर कुंदन और ग्राहक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लड्डुओं के सारे डब्बे एकदम खाली थे और दुकान में उथल पुथल मची हुई थी। अरे ये सब क्या हो गया? इतने सारे लड्डू कौन खा गया? एक भी लड्डू नहीं छोड़ा। अरे मुझे क्या पता कौन खा गया, अब मैं थोड़ी खाने आया था। लेकिन अब तो मेरी बेइज्जती होकर रहेगी। अब बताओ तुम, अब मैं क्या करूँगा? अरे आपको अपनी बेइज्जती की पड़ी है, यहाँ मेरा इतना नुकसान हो गया। अरे कौन राक्षस था जो सारे लड्डू खा गया? अरे छोड़ो, अब मैं किसी और हलवाई से लड्डू खरीद लूंगा। ग्राहक तो वहाँ से चला जाता है और कुंदन ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने सारे लड्डू कौन कैसे खा सकता है, जबकि दुकान का ताला तो बंद था। कुंदन जैसे तैसे दुकान को फिर से साफ करता है और अपना मिठाई बनाने का काम शुरू करता है। अब ऐसे ही हर रात होने लगता है। कुंदन जैसे ही दुकान बंद करके घर जाता और अगली सुबह दुकान पर आता तो दुकान की सारी मिठाइयों को छोड़कर केवल लड्डू ही हमेशा गायब मिलते। ऐसे एक दिन कुंदन इन सब से परेशान होकर खुद से बोलता है, मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर कौन है जो मेरे सारे लड्डू सफा चट कर गया। कुंदन जल्दी से फोन करके अपने मित्र राजेश को अपनी दुकान पर बुलाता है और सारी घटना बताता है। अरे भाई, तुझे आज मेरी मदद करनी है। आज मैं रात को दुकान के अंदर ही रहूंगा। तुम्हें दुकान का शटर गिराकर बाहर से ताला लगा देना है। आखिर मैं भी तो देखूं ये बंद ताले से लड्डू चुरा कौन रहा है। ठीक है भाई, जैसा आप कहो हम कर देंगे। शाम होती है। कुंदन दुकान बढ़ाकर राजेश को चाबी दे देता है। राजेश कुंदन के कहे अनुसार उसे दुकान में बंद करके अपने घर चला जाता है। काफी देर हो जाती है। दुकान की सारी लाइटें जल रही थी। कुंदन एक सटीक नजर बनाकर चारों तरफ देख रहा था। तभी धीरे धीरे लड्डू गायब होते नजर आते हैं, लेकिन उन लड्डुओं को खाते हुए कोई नजर नहीं आता। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सारे लड्डू हवा में कैसे गायब हो रहे हैं? कौन खा रहा है ये लड्डू? मैं खा रहा हूँ। अबे कौन बोला? अब कौन है यहाँ पर? मैं खा रहा हूँ। खाने दो, सारे लड्डू बहुत स्वाद है। अरे अरे बाबा, तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी कुंदन की नजर दीवार पर बने एक प्रतिबिंब पर जाती है, जिसमें परछाई लड्डू खाते हुए दिखती है, जिसे देखकर कुंदन बोलता है, अबे कोई भूत वूत है क्या? अबे परछाई दिख रही है, बस तुम कहाँ हो? अबे मैं एक जादुई परछाई हूँ, इसलिए परछाई तो दिखेगी। क्या जादुई परछाई? लेकिन मेरे लड्डू के पीछे क्यों पड़े हो भाई? मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो? मैं नुकसान नहीं कर रहा, तुम्हारे लड्डू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जब भी तुम दुकान बंद करके जाते हो मैं सारे लड्डू खा लेता हूँ। बहुत मजा आ रहा है। अरे ये भी कोई बात हुई? एक तो नुकसान कर रहे हो, ऊपर से बिना बताए दुकान में घुस रहे हो। 1 मिनट, लेकिन बाहर तो ताला लगा है, तुम अंदर कैसे आए? अबे कुंदन हलवाई, बैल बुद्धि है क्या? मैं जादुई परछाई हूँ, जादुई, कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई ताला चाबी अबे कोई नहीं रोक सकता। अरे अगर नहीं रोक सकता तो मालिक मेरे लड्डू की दुकान में क्यों आए? दूसरे हलवाइयों के लड्डू खाओ। अरे मेरे ही लड्डू पसंद आए क्या तुम्हें? क्योंकि जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वो कहीं नहीं। बातों ही बातों में कुंदन देखता है कि दुकान के सारे लड्डू जादुई परछाई खा चुकी है। अरे भाई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? बेबक, कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरा, बस स्वाद का रिश्ता है। मेरी बात सुनो, तुम्हें लड्डू खाने हैं ना, मैं रोज तुम्हारे हिस्से के लड्डू बना दूंगा। ऐसे सारे लड्डू मत खाया करो। अरे ग्राहकों को क्या दूंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। वाह, वादा करते हो तुम? तो ठीक है, कल से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर जादुई परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह राजेश दुकान का शटर खोल देता है और कुंदन को बाहर मिलता है। कुंदन को लगता है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो राजेश को कुछ नहीं बताता और वापस से काम में लग जाता है। अब हर शाम दुकान बंद करने के बाद पहले जादुई परछाई के नाम के लड्डू निकालकर वो अलग कर दिया करता और लड्डुओं का नुकसान होना ऐसे बंद हो जाता। ऐसे एक दिन जब कुंदन काम कर रहा होता है तब उसके कानों में एक आवाज आती है, कुंदन,
मैं तुम्हारी मदद करूं? कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? अरे मैं जादुई परछाई। अरे तुम तो रात में आते हो ना, अब दिन में भी आओगे क्या? अबे मैं हर वक्त तुम्हारी दुकान पर रहता हूँ, नजर रखता हूँ, कोई तुम्हारे साथ हेरा फेरी ना कर दे। वाह भैया, लड्डुओं के बदले फ्री की चौकीदारी दे रहे हो। अरे यार तुम भी बड़े मजाकिया हो। अरे भला तुम मेरी क्या मदद करोगे? अरे मैं सब कर सकता हूँ, बताओ क्या करना है? बेसन तैयार कर दूं लड्डुओं के लिए, कहो तो चीनी घोल दूं, समोसे बना लूं, बताओ क्या करना है? सब कर दूंगा। क्या तुम सच में ये सब कर सकते हो? अबे हल्के में ले रहा है क्या? जादुई परछाई नाम है मेरा, आंडू पांडू नहीं हूँ। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, समोसे बना दो। कुंदन की बात सुनकर जादुई परछाई जाती है और समोसे बना देती है। कुछ ही मिनट में सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। कुंदन ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी जादुई परछाई उड़ती हुई उसके पास आती है और उससे कहती है, देख बना दिए ना समोसे। अरे अरे मान गए भाई, तुम तो बड़े काम की चीज हो। चल चल बहुत हो गया, अब लड्डू ला, लड्डू खिला मुझे। अरे लो लो लड्डू खा लो। ऐसे ही दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। सारा दिन जादुई परछाई ग्राहकों के बीच उड़ती फिरती कुंदन के साथ काम करवाती और खूब ध्यान रखती। एक रोज कुंदन देर रात दुकान पर काम कर रहा था। तभी जादुई परछाई उससे बोलती है, अरे कुंदन यार तुम बहुत मेहनती हो वैसे। अरे वो तो मैं हूँ, तभी तो लड्डू और मिठाई इतनी फेमस है मेरी। हाँ ये बात तो है। वैसे एक बात बताओ, तुमने सारे हलवाइयों की मिठाई छोड़कर मेरे ही दुकान के लड्डू क्यों चुने? अरे इसके पीछे तो एक बहुत लंबी कहानी है। अरे उस लंबी कहानी को छोटा करो और मुझे बता दो। अबे दरअसल मेरा नाम भीम है और तुम्हारी दुकान के ठीक नीचे मेरी लाश दफन है। क्या कहा? लाश दफन है? हे भगवान। अबे आगे तो सुन ले। भीम एक बहुत ही खुश किस्म का इंसान था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। भगवान की दया से उसके पास धन की भी कमी नहीं थी, पर उसकी पत्नी बहुत ही चालाक और धोखेबाज औरत थी। एक रोज उसने भीम को खाने में जहर मिलाकर दे दिया और मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद अपने पति की सारी संपत्ति को अपने नाम करवा लिया और अपने प्रेमी को बुलाकर भीम को उसी जगह पर दफना दिया जहाँ आज कुंदन हलवाई की दुकान थी। अरे भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो अब क्या तुम लड्डू खाकर अपनी पत्नी से बदला लेना चाहते हो? नहीं यार, मुझे कोई बदला नहीं लेना। मेरे जीवन का अंत ऐसे ही लिखा था। सालों बाद जब इस जगह पर आकर तुमने दुकान खोली और मिठाइयाँ बनाना शुरू करी, तो तुम्हारी लड्डुओं की खुशबू मुझे मेरी कब्र से खींचकर बाहर ले आई। और बस फिर मेरा हर रात लड्डू खाने का सिलसिला शुरू हो गया। राम 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 राम, लड्डू में इतनी ताकत, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अरे गड़े मुर्दे भी निकल कर बाहर आ गए हैं। निकल कर बाहर तो आ गया, लेकिन तड़प रहा हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। तुम्हें मेरी लाश को निकालकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कराना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना मैं सारी जिंदगी भटकता हुआ तुम्हारे लड्डू खाता रहूंगा। यानी कि तुम अब चले जाओगे मुझे छोड़कर? हैं? प्रकृति का यही नियम है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, जितने प्यार से तुमने मुझे लड्डू खिलाए हैं, अब उतने ही प्यार से मेरी आत्मा को शांति भी दिलवा दो। इतना कहकर जादुई परछाई और वो दोनों ही भावुक हो जाते हैं। कुंदन जादुई परछाई के बताए अनुसार अपनी दुकान में खुदाई करवाना शुरू करता है और काफी गहरी खुदाई के बाद आखिरकार उसे भीम का कंकाल मिल जाता है। इसके बाद कुंदन पंडित जी को बुलाता है और पूरे विधि विधान के साथ भीम का अंतिम संस्कार करवा देता है और वापस से अपना लड्डू बनाने का काम शुरू कर देता है। गाजियाबाद की फेमस पंच सिटी में एक बहुत ही पुराना मकान था। आसपास के लोगों का कहना था जो कोई भी उस घर में रहता था उसे कुछ अजीब ही चीजों का अनुभव होता था, जिस वजह से कोई भी परिवार उस घर को नहीं खरीद रहा था। ऐसे ही बंगाल के रहने वाले अनिरुद्ध को गाजियाबाद की एक हाई फाई कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अपने बजट को सेट करते हुए वो उस घर को रेंट पर ले लेता है।
ऐसे एक दिन अनिरुद्ध पार्क में घूम रहा था। तभी एक आंटी आकर उससे बोलती है, बेटा, क्या तुमने वो घर खरीदा है जो काफी समय से बंद था? अरे खरीदा नहीं है आंटी, किराए पर लिया है। वो क्या है ना, मेरा घर तो बंगाल में है, मुझे यहाँ पर नौकरी मिली है, मैंने इसलिए घर रेंट पर ले लिया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई परेशानी या फिर कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं आंटी, घर तो बहुत बढ़िया है, शानदार है, और मैं तो बहुत खुश हूँ वहाँ पर। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछा। वैसे मैं तुम्हारे घर के ठीक सामने वाले घर में रहती हूँ, कभी कोई मदद चाहिए हो तो आ जाना। तो स्वीट ऑफ यू आंटी, थैंक यू सो मच। इतना कहकर अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस आंटी की बातें अनिरुद्ध के दिमाग में गूंज रही थी। ऐसी एक रात जब अनिरुद्ध सोया हुआ था, तभी उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई जोर जोर से भाग रहा है। वो एकदम से उठ जाता है और कमरे की लाइट ऑन करके बोलता है, अरे कोई है क्या यहाँ पर? क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? देखो कोई है तो सामने आ जाओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे कमरे में भाग रहा है? अनिरुद्ध इतना बोलता है कि तभी हॉल में लगा हुआ टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और उस पर कार्टून चलने लगते हैं। अनिरुद्ध भागकर बाहर आ जाता है। अरे टीवी किसने ऑन किया? मुझे तो अच्छे से याद है, मैं तो टीवी बंद करके सोया था। एक मिनट चेक करता हूँ। ये क्या, टीवी का स्विच तो बंद है। ये टीवी कैसे चल गया? ये कार्टून किसने चलाया इसमें? अनिरुद्ध इतना बोल ही रहा था कि घर की सारी लाइट जलबुझ होने लगती है। अनिरुद्ध अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे कौन मजाक कर रहा है? देखो जो कोई भी है बाहर आ जाओ, ऐसा मजाक मत करो। अरे कौन है बोलो। अनिरुद्ध के इतना बोलते ही उसके सामने टेबल पर रखे हुए लैंप में से एक आवाज आती है, अरे घबराओ मत, ये सब हम कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? कौन हम? कौन हो? अरे हम सब मतलब ये लाइट, ये पंखा, ये सोफा, ये टीवी, ये सब कुछ हम हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। अच्छा एक मिनट तो सुनो सब लोग, इसे हम सच बता देते हैं, वरना ये तो डर से ही मर जाएगा। तभी अनिरुद्ध के घर के सोफे, टीवी, अलमारी और यहाँ तक कि टेबल के भी आंख मुंह और नाक निकल आते हैं, जिसे देखकर अनिरुद्ध बुरी तरीके से डर जाता है। तभी टीवी अनिरुद्ध से बोलता है, अरे घबराओ मत, हम सब तो जादुई सामान है और ये घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि एक जादुई घर है। जादुई घर? ये कैसे हो सकता है? आज के जमाने में भी ऐसा जादू होता है क्या? क्या हो तो सब कुछ हो सकता है, हमारे सामने ही है, देख लो। तुम किस भी चीज से बात कर लो, सब तुमसे बात करेंगे। इसका मतलब जब मैं सोया हुआ था तुम सब मेरे कमरे में भाग रहे थे? नहीं, हम नहीं भाग रहे थे, वो तो हमारे मास्टर जी भाग रहे थे। मास्टर? अब ये मास्टर कौन है? मास्टर जी तो वही है ना, जिन्होंने हमें और इस घर को जादुई बनाया है। अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और सारा सामान अनिरुद्ध को देखने लगता है। तभी पंखा जोर से चलता है और फिर हवा में झूलती हुई पानी की बोतल फ्रिज से खुद ही बाहर निकल आती है और अनिरुद्ध के चेहरे पर टप टप बूंदें बरसती हैं। अनिरुद्ध को होश आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम सब मेरे साथ? तू हटो मुझसे। अरे हम तो तुम्हें होश में ला रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं तो ठीक था, लेकिन अब नहीं हूँ। मेरे को जल्दी ये घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मास्टर तो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आकर रहे जो हमारे साथ खेले, से बातें करे और हमारा मनोरंजन भी करे। कौन है मास्टर जी? और मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे? वो तो मर चुके हैं और इस घर में उनकी आत्मा रहती है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक पुकार नहीं करोगे ना, तब तक मास्टर जी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। अरे ठीक है, नहीं जा रहा, बुलाओ अपने मास्टर को। मास्टर जी आ जाइए। लैंप और टीवी के इतना बोलते ही जादूगर मास्टर जोजो हवा में उल्टा झूलता हुआ अनिरुद्ध के पास आता है और उससे बोलता है, गिली छू, चल कुर्सी, बोलने लग जा तू। हेलो, मैं हूँ जादूगर मास्टर जोजो।
पहली बार अपने जीवन में एक किसी आत्मा से मिल रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सीधे होकर बात कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, मैं तो कैसे भी बात कर सकता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब हुआ कैसे और ये जादुई घर बना कैसे? स्टोरी थोड़ी सी सैड है, उदास मत होना। काफी साल पहले की बात है। जोजो एक बहुत ही बड़ा जादूगर था। उसे कई तरह के जादुई मंत्रों का ज्ञान था और वो किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु में परिवर्तित कर सकता था। अपने जादू से जोजो ने इस जादुई घर का निर्माण किया था, जहाँ की हर चीज जोजो से बात करती थी और उसकी दोस्त भी थी। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस था, इसलिए उससे जलने वाले कई लोग भी थे, जिसमें एक फ्रेडी नामक जादूगर भी था। एक रात जब जोजो अपने जादुई घर में आराम से सोया हुआ था, तभी फ्रेडी आकर जोजो के घर में आग लगा देता है। जोजो की आंख अचानक खुलती है तो वो देखता है कि पूरे घर में भयंकर आग लगी हुई है। जोजो अपने जादू की मदद से अपने सामान को तो बचा लेता है, लेकिन खुद बेचारा आग के हवाले हो जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। बस उसी दिन मैं मर गया, लेकिन मैंने अपनी जादुई घर को और अपने जादुई सामान को सुरक्षित रखा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, लेकिन जब भी हमने उन्हें अपने जादू से खुश करने की कोशिश की तो वो डर के भाग जाते थे। सबको यही लगता था कि ये घर तो भूतिया है। आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। अगर आप इतना मंत्र जानते थे तो फिर आपने फ्रेडी से बदला क्यों नहीं लिया? यही तो सारी दिक्कत है। मेरी मौत इस घर में हुई है, मैं इस घर से बाहर ही नहीं जा सकता हूँ। मेरी आत्मा यहीं पर कैद है। मैं लोगों से अपने जादू और अपने जादुई सामान के जरिए मदद मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी हमें समझने की कोशिश ही नहीं करी। आप चाहते हैं कि मैं फ्रेडी का सच सबके सामने लाऊं? हाँ, और हमेशा के लिए इसे जादुई घर में रहो। तो बहुत अच्छे हो, इतने दिनों से हम तुम्हें देख रहे हैं। सारी बातें साफ होने के बाद अनिरुद्ध को अपने जादुई घर से एक झटके में ही बेइंतहा प्यार हो जाता है। पहली बार लाइफ में वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था। दिन गुजरते हैं और अब अनिरुद्ध जब भी घर आता तो सारा सामान उससे खूब सारी बातें करता और साथ ही जोजो की आत्मा भी उसका खूब मनोरंजन किया करती। इसी बीच अनिरुद्ध फ्रेडी का पता भी लगा लेता है। फ्रेडी हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मैजिकल शो करने वाला है। यही अच्छा मौका है उसका राज सबके सामने खोलने का। पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं ये सब कुछ कैसे करूँगा, क्योंकि उस वक्त का कोई भी सबूत मेरे पास नहीं है, ना ही कोई चीज़ है मेरे पास जिससे मैं फ्रेडी को गुनाहगार साबित कर सकूं। मेरे पास इसका एक इलाज है। मैं अपने जादू की कुछ तकनीकी तुम्हें बताऊंगा, जिससे उस दिन की सारी घटना तुम सब लोगों के सामने चलचित्र द्वारा आ सकते हो। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं जादूगर बनके उस शो में अपना नाम रजिस्टर करवा देता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध फटाफट से जाता है और अपने नाम से शो में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। जिसके बाद जोजो अनिरुद्ध को बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स और मंत्रों के बारे में बताता है। शो का दिन आता है जहां पर फ्रेडी अपने जादू से जनता को खुश कर रहा होता है और इसी बीच अनिरुद्ध आ जाता है और वो शो को बीच में ही रोक देता है। जिसके बाद वो मंत्र और जादू के ट्रिक से सारी जनता के सामने उस रात की घटना का चलचित्र चला देता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और अनिरुद्ध बोलता है, ये है फ्रेडी जादूगर की असलियत। इसने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जोजो को उस रात जला दिया था और उसकी कहानी का अंत कर दिया था। यह उससे जलता था। जिस जगह पर आज ये है वह जगह इसकी नहीं बल्कि जोजो की है। फ्रेडी की असलियत सामने आने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जब ये खुशखबरी अनिरुद्ध जोजो को देता है तो जोजो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जाते जाते जोजो अनिरुद्ध से बोलता है, अनिरुद्ध, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन यह जादुई घर हमेशा के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इस जादुई घर को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस जादुई घर का सच
कभी भी किसी के सामने मत आने देना। इस बात का वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूँ जोजो, ये जादुई घर हमेशा मैं संभाल कर रखूंगा। इतना कहकर जोजो अपने जादुई सामान को वहीं पर छोड़कर उस घर से विदा लेता हुआ आत्मा लोक में चला जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। और अनिरुद्ध अपने जादुई घर में अब हर दिन खुशी खुशी बिताता है।